So let's begin. Indian geography, physical geography of India. फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन वेदर्स या इंडियन सीजन्स, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कंप्लीट किया था और पार्शियली फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को हमने देखा था। क्विकली रिवाइज करते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमने देखा था कि इंडिया का जो मेन लैंडमास है, हमारा पेनिनसुलर इंडिया, वो एक कंटिन्यूअस लैंडमास है, लेकिन तीन प्रोटोकॉन्टिनेंट्स या तीन लैंडमास के कोलिजन या उनके जुड़ने से बना है। एक था अरवली, दूसरा सिंहभूम जहां पे आज छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और तीसरा है धारवाड़। इन तीनों पोर्शन के जुड़ने की वजह से मेन हमारा लैंडमास बना है। सेकंड ये हुआ था कि उनका जो बॉर्डर रीजन या लिनियामेंट्स है, राइट, जिन्हें मैं कहा था नर्मदा लिनियामेंट, सोन लिनियामेंट और गोदावरी लिनियामेंट, इन लिनियामेंट्स का रिएक्टिवेशन हुआ और फॉल्टिंग हुआ महानदी और दामोदर रिवर बेसिन के अराउंड, राइट, और उसकी वजह से वहां पे सबमर्जेंस हुआ, फॉरेस्ट लैंड सबमर्जेंस हुआ, और यहाँ पे आज इसीलिए महानदी रिवर बेसिन के अराउंड और दामोदर रिवर बेसिन के अराउंड कोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट पे क्रैक डेवलप हुई थी, राइट। हमने देखा था कि वेस्टर्न कोस्ट हमारा आज जो जिस तरह से दिखता है वैसे नहीं था, थोड़ा सा बड़ा हमारा वेस्टर्न कोस्ट था, वहां पे क्रैक डेवलप हुई थी। और उसके बाद इंडिया गोंडवाना टाइम में, सॉरी मेसोजोइक टाइम में गोंडवाना जो लैंडमास है उससे अलग हुआ और उससे फिर नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद जब नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की तब उसके बाद अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 15 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया मडागास्कर से अलग हुआ और उसके जर्नी जो यूरेशियन प्लेटो के नॉर्थवर्ड साइड पर थी, वहां पे बीच में था हॉटस्पॉट एक्टिविटी, जहां पे आज रीयूनियन आइलैंड है, वहां पे हॉटस्पॉट एक्टिविटी थी अराउंड यहाँ पे। और इंडिया जब वो ऊपर उस साइड पे जा रहा था, वो हॉटस्पॉट जो वॉल्केनोज थे उसके नीचे आया और उसकी वजह से बेसाल्टिक लावा इरप्शन इंडिया के लैंडमास पर हुआ, राइट। और इसीलिए आज हमारे सदर्न इंडियन पेनिनसुलर इंडिया में अगर हम देखें तो लावा प्लेट्यू है, डेक्कन लावा प्लेट्यू कहते हैं जिसे। उसके बाद इंडिया यूरेशियन प्लेटू से टकराया और हमारे हिमालयाज का इमरजेंस हुआ, राइट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन की वजह से कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बने। इस जर्क की वजह से जो इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकराया वो कोलिजन इतना स्ट्रांग था कि जो पहले यहाँ पे हमारा क्रैक डेवलप हुआ था अराउंड वेस्टर्न कोस्ट, वो क्रैक ज्यादा एक्टिव हो गया और जो वेस्टर्न मोस्टर्न पोर्शन था वो नीचे सबसाइड हो गया, वाटर के नीचे सबसाइडेशन हो गया है और हमारा इस तरह से वेस्टर्न कोस्ट बना है। पूरा हमारा पेनिनसुला कुछ इस तरह से टिल्ट हुआ, जो हमारा स्लोप साउथ ईस्टर्न साइड पर हो गया और ये जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट है वो रेज्ड हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया और इसीलिए ये रीजन बनता है हमारा वेस्टर्न घाट्स। और हम देखते हैं कि हमारा पूरा स्लोप साउथ ईस्ट की तरफ है, इसीलिए सारी पेनिनसुलर रिवर्स यहाँ से ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। उसके बाद हिमालय की इमरजेंस होने के बाद जो रिवर्स हिमालय को कट करती हुई इंडिया में एंटर होती है, वो हिमालय को इरोड करती हुई उसके सेडिमेंट्स इकट्ठे करती है और यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में डिपॉजिट करती है। और इसीलिए आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स इंडिया में यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स डेवलप होते हैं, राइट। सो नॉर्दर्न प्लेन्स इज द मोस्ट यंगेस्ट जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल फीचर इन इंडिया। तो ये हमारी हिस्ट्री थी। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में फर्स्ट पोर्शन हमने देखा था नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स के हमने 3 डिवीजन किए थे, ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज एंड पूर्वांचल, राइट। ट्रांस हिमालय में हमने देखा था काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। हिमालयाज में हमने देखा था हिमालयाज भी 3 फेजेस में डेवलप हुए, पहले ग्रेट हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालयाज और लास्ट में शिवालिक। हमने पूरे हिमालयाज को कंपेयर किया था, नॉर्थ टू साउथ कंपेयर किया था, वेस्ट टू ईस्ट कंपेयर किया था, राइट। उसके वेस्ट टू ईस्ट भी 4 डिवीजन किए थे, वो हमने देखा था। पूर्वांचल के सारे हिल्स हमने देखे थे, राइट। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स हमने इस तरह से कंप्लीट किया था। फिर हमने देखे थे नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो इंडस, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर से बनते हैं, तो इस तरह से रिवर के अराउंड हमने 3 डिवीजन किए थे। इंडस प्लेन में हमने देखे थे 2 पार्ट्स, पंजाब प्लेन्स और नीचे था राजस्थान प्लेन। उसके बाद गंगा का प्लेन का हमने 3 डिवीजन किया था, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। और ब्रह्मपुत्र प्लेन यानी आसाम प्लेन को हमने स्टडी किया था। तो आज हम चलते हैं थर्ड रीजन या थर्ड फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू सबसे ओल्ड हमारा लैंडमास, राइट। हमने पहले ही आज जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखा कि सबसे पहले हमारा पेनिनसुलर लैंडमास बना, फिर वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तब हिमालय बना
और हिमालय के बनने के बाद हमारे नॉर्दर्न प्लेट्स बने। तो सबसे अगर कोई ओल्डेस्ट हमारा जियोलॉजिकल फीचर है तो वो है हमारा प्लेट्यू, वो हमारा मेन लैंडमास। उसको स्टडी करने के लिए ज्योग्राफिकली 8 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज द नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, साउथ सेंट्रल हाईलैंड, थर्ड इज द ईस्टर्न प्लेट्यू, देन नॉर्दर्न डेक्कन या नॉर्थ डेक्कन, देन साउथ डेक्कन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड मेघालय प्लेट्यू। इस तरह से इसका डिवीजन होता है। सेंट्रल हाईलैंड्स या नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स, देन साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स, ईस्टर्न प्लेट्यू जहां पे आज छोटानागपुर प्लेट्यू या बिहार ये रीजन आप ले सकते हैं, बिहार झारखंड रीजन। देन फोर्थ इज द नॉर्थ डेक्कन, देन साउथ डेक्कन, ईस्टर्न घाट्स जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे अराउंड लोकेटेड है, राइट, और मेघालय प्लेट्यू जो जहां पे मेघालय स्टेट है। वन बाय वन सारे हाईलैंड्स को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, उसके 4 टाइप्स है, जहां पे नंबर्स लिखे वहां पे उनका लोकेशन है। फर्स्ट यहाँ पे अरावलीज है। अरावलीज के ईस्टर्न साइड में जहां पे सेकंड लाइन बनी हुई, सेकंड नंबर है, वहां पे जो रीजन से महाभारत अपलैंड्स कहते हैं। उसके बाद का ईस्टर्न रीजन जहां पे थर्ड लाइन है या थर्ड नंबर लिखा हुआ है, उसे कहते हैं मध्य भारत पठार। और फोर्थ जो रीजन उसे बुंदेलखंड प्लेट्यू कहते हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो हम स्टडी करते हैं अरावलीज एंड बुंदेलखंड। अरावली रेंज हमने आगे के लेक्चर में बताया कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और इंडिया में भी ऑब्वियसली इसे सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। हमने पहले भी देखा कि जो 3 प्रोटोकॉन्टिनेंट्स मिले थे उसमें एक पार्ट अरावली था, राइट, और फिर दूसरे जियो सिंक्लाइन जब एक्टिवेट था फिर से अरावली का जो है इमरजेंस फिर से अपलिफ्टमेंट हुआ था। तो अरावली हमारी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, राइट, और ये फोल्ड माउंटेन है, और फोल्ड माउंटेन हमेशा सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, तो इसीलिए वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का अगर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में कन्वर्जन होता है तो वो मेटामॉर्फस रॉक्स बनते हैं। तो अरावली में मेटामॉर्फस रॉक इस तरह से मार्बल और क्वार्टजाइट मिलते हैं। आज मैं बताया अरावली में मार्बल्स की माइनिंग होती है, राइट। अगर अरावली का मैं एक्सटेंशन देखूं तो गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली रिज वहां तक अरावली का एक्सटेंशन है, यानी पालनपुर टू दिल्ली रिज अरावली जो है लोकेटेड है। अपने अर्ली एज में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यूथफुल एज में अरावली में भी हिमालय से भी शायद ऊंची हो सकती थी। इतने मिलियन ईयर के बाद भी आज अरावलीज खड़ी है, राइट, एज अ हिल्स। इसका मतलब यह है कि वो अपनी यूथफुल एज में बहुत ही ज्यादा हाइट या बहुत ही ज्यादा वो टॉल रही होगी। ये अरावलीज जो है बहुत सारी रिवर्स के भी ओरिजिन है। यहाँ से साबरमती रिवर निकलती है, लूनी रिवर निकलती है। यहाँ पे एक और रिवर है चंबल रिवर जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है बनास, वो भी अरावली में से निकलती है। रिवर्स आज हम देखेंगे, उसमें डिटेल में हम देखेंगे। और एक ये रीजन है बुंदेलखंड रीजन, एमपी और यूपी के जो है कंबाइन एरिया में बुंदेलखंड प्लेट्यू या बुंदेलखंड रीजन लोकेटेड है। ये ग्रेनाइट नेसिक रॉक का बना है, यानी कि बहुत ही ओल्ड इंसेंट अपलैंड है। ये इरोजन होके उसका इस तरह का प्लेट्यू रीजन बना है, लेकिन काफी अरिड रीजन है, ड्रॉट प्रोन रीजन है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है इस रीजन में, राइट, रेनफॉल कम है, प्लस यहाँ पे अरिड रीजन होने की वजह से एग्रीकल्चर कम है, इसलिए पॉवर्टी ज्यादा है। इस रीजन में इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड है झांसी, ग्वालियर, हमीरपुर। झांसी हमें पता है, ग्वालियर मराठास के सिंधियास का हेडक्वार्टर रहा है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की डेथ ड्यूरिंग 1857 जो वॉर थी उसमें ग्वालियर में उनकी डेथ हुई थी, राइट, ग्वालियर में उनका मेमोरियल भी है। देन वी गो टू साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स। साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स के 3 पार्ट्स हम करेंगे। फर्स्ट इज विंध्यन रेंज जो यहाँ पे हमारे सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है, उसके ऊपर है मालवा प्लेट्यू। आप देखेंगे अरावली और विंध्य के बीच में मालवा प्लेट्यू लोकेटेड है, और उसके विंध्य और सतपुरा के बीच में जो नर्मदा वैली पास होती है, जो रिफ्ट वैली है, राइट, वो लोकेटेड है। मैंने पहले भी जब रिफ्ट वैली समझाया था तब मैंने बताया था कि नर्मदा जो है और इवन तापी दोनों रिफ्ट वैली में से पास होती है, और मैंने बताया था कि जो रिफ्ट वैली बनती है यानी कि टेंसाइल फोर्सेस की वजह से जब रिफ्ट पैदा होती है तो दोनों जो लैंडमास जो अलग होते हैं तो वो होस्ट बनते हैं और बीच का पोर्शन सबसाइड होता है। तो जो सबसिडेंस होता है वो रिफ्ट वैली होती है, और जो पोर्शन जो अलग हुआ होता है वो होस्ट होते हैं, और वो बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो विंध्यंस और सतपुरा इस तरह के ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और बीच की रिफ्ट वैली में नर्मदा पास हो रही है, राइट। तो हमें ये 3 रीजन पढ़ना है, विंध्यन रेंज, मालवा प्लेट्यू एंड रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा।
सबसे पहले विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज बहुत ही बार अपलिफ्ट हो चुकी है, इरोड हो चुकी है। हमने देखा था जियो सिंक्लाइन जब अरवली और बहुत सारी रेंजेस अपलिफ्ट हुई थी तब विंध्यन रेंज का भी अपलिफ्टमेंट हुआ था, लेकिन विंध्यन रेंज का अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर इरोजन हुआ और फिर इस तरह रिफ्ट वैली में रॉक माउंटेन की तरह आज खड़ी है, राइट। तो आज अगर हम देखें तो ये ब्लॉक माउंटेन है, बट उसके हिस्ट्री में अगर देखें तो ये पहले एक फोल्ड माउंटेन भी रह चुकी है। उसका एक्सटेंशन देखें तो वो गुजरात से लेकर बिहार तक विंध्यन रेंज पाई जाती है। इट्स अ कंटिन्यूस रेंज। सतपुरा अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे वो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन विंध्या है वो कंटिन्यूस रेंज है। मैंने पहले बताया कि ये रिफ्ट वैली का ब्लॉक या रिफ्ट वैली के आसपास की ब्लॉक माउंटेन्स है। इसलिए क्या होता है कि उसका जो सदर्न एज है वो ज्यादा स्टीपर है, राइट, क्योंकि वो रिफ्ट वैली की एज है। लेकिन नदर्न साइड का जो स्लोप है विंध्यन का वो ज्यादा जेंटल है, राइट। वैसा ही सतपुरा में होगा कि सतपुरा का सदर्न एज ज्यादा स्टीपर होगा और इसका नॉर्दर्न एज स्टीपर होगा और सदर्न एज जेंटल हो जाएगा। विंध्यन रेंज जो है इंडिया की वाटर डिवाइड है, यानी कि इस रेंज के ऊपर की रिवर नॉर्थवर्ड साइड मूव करती हुई रिवर और इस रेंज की सदर्न साइड पे फ्लो करती हुई रिवर, इस तरह वो इंडिया की वाटर की रिवर्स को डिवाइड करता है नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, राइट। तो इसीलिए उसको वाटर डिवाइड भी कहते हैं। विंध्यन रेंज इज सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स। यमुना रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल, बेटवा, केन। ये सारी रिवर्स विंध्यन रेंज में से निकलती है। माइंड वेल, यहाँ पे जो सोन रिवर है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं, गंगा की ट्रिब्यूटरी है और वो विंध्यन रेंज में से नहीं निकलती। सिर्फ चंबल, बेटवा और केन वो विंध्यन रेंजेस में से ओरिजिनेट होती है। मालवा प्लेट्यू जो अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में है, ये रीजन वैसे रेनफॉल वैसे भी यहाँ पे कम है और यहाँ पे फॉल्टी इरिगेशन प्रैक्टिस या फिर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के टाइम पे ओवर इरिगेशन होने की वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन हो चुका है। सॉइल इरोजन होना यानी कि सॉइल का जो टॉप लेवल होता है, जो सबसे फर्टाइल होता है, जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, वो टॉप लेवल का इरोजन हो चुका है। इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर सस्टेन नहीं किया जा सकता और इरोजन इतनी लेवल पर हो चुका है जिसे गली इरोजन कहते हैं या बेडलैंड्स टोपोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे टोपोग्राफी हम देख सकते हैं कि पूरी इस तरह की हीली, रिच एंड ट्रफ टाइप की बन चुकी है। ऐसे रीजन को बेडलैंड कहते हैं। और बुंदेलखंड मालवा प्लेटू जो है यहाँ पे पास होती है रिवर चंबल और इसीलिए इन्हें कहते हैं चंबल बेडलैंड्स। आपने शायद मूवीज में देखा होगा कि चंबल रीजन इज नोन फॉर द डेकॉइट्स, चंबल के डाकू, राइट। दे आर एक्चुअली लोकेटेड हियर चंबल बेडलैंड्स। बेडलैंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेकॉइट्स को छुपने के लिए काफी जगह है और इसीलिए डेकॉइट्स के लिए जाना जाता है। प्लस मैंने कहा कि ये काफी इतनी सॉइल इरोजन हो चुकी है कि इस एग्रीकल्चर को सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और इसीलिए क्राइम ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पे चंबल डेकॉइट्स है, इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पे जो है पनपी है। सो दिस इज द मालवा प्लेट्यू। उसे हिस्टोरिकली खानदेश रीजन कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसके इस तरह के 6 डिवीजन हम कर सकते हैं। जहां पे फर्स्ट लिखा है वहां पे है बाघेलखल प्लेट्यू। सेकंड जहां पे लिखा है वो है गरजात हिल्स। थर्ड जहां पे लिखा है वो है राजमहल हिल्स। फोर्थ जहां पे लिखा है वो है महानदी बेसिन। फिफ्थ महानदी के साउथ पे है दंडकारण्य और सिक्स्थ है छोटा नागपुर प्लेट्यू। लेट्स स्टडी छोटा नागपुर प्लेट्यू फर्स्ट। छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जब हमने देखा था सिंहभूम जो प्रोटो कॉन्टिनेंट था जिसके कोलिजन की वजह से हमारा पेनिनसुला बना, उस सिंहभूम रीजन का इरोजन होके आज जो प्लेट्यू बना है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू और इसीलिए बहुत ही इंसिएंट ये प्लेट्यू है। कभी कोई माउंटेन्स जब इरोड हो जाता है, जब हम प्लेट्यू को स्टडी किया तब हमने देखा था कि कोई माउंटेन्स या कोई हिल्स इरोड हो जाते हैं और फ्लैट बन जाते हैं तब ये प्लेट्यू बनते हैं और इसकी वजह से जो हिल्स के बीच के अंदर की जो रॉक्स, एंडिसाइटिक रॉक्स या ग्रेनेटिक रॉक्स जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं जब ये प्लेट्यू बनते हैं। तो इसकी वजह से कई बार होता है कि जो प्लेट्यू रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, हमने पहले भी देखा था, दे आर द रिच मिनरल सोर्सेस। पहले भी हमने जब प्लेट्यूज पढ़े थे फिजिकल ज्योग्राफी में देखा था कि दुनिया में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, वो अलग अलग रिसोर्सेज वहां से मिलते हैं, राइट। जैसे हमने प्लेट्यू ऑफ माटा ग्रोसो ब्राजील में देखा था, वहां पे गोल्ड मिलता है, राइट। इस तरह के बहुत सारे प्लेट्यू में से रिसोर्सेज मिलते हैं। तो इंडिया में भी सबसे बड़े मिनरल के रिसोर्सेज अगर कहीं पे मिलता है तो वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया के मोस्ट ऑफ जो भी रिसोर्सेज अगर हम देखेंगे, मोस्ट दे ऑल कम फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू का रिफ्टिंग हुआ था, हमने देखा था जियोलॉजिकल हिस्ट्री में दामोदर रिवर बेसिन और महानदी में हुआ था रिफ्टिंग
और छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर है दामोदर रिवर बेसिन और वहां पे रिफ्टिंग हुई थी और उसकी वजह से छोटा नागपुर प्लेटू के दो डिविजन्स बने। नॉर्दर्न डिवीजन को कहते हैं हजारीबाग प्लेट्यू और सदर्न डिवीजन को कहते हैं रांची प्लेट्यू। इस रिफ्टिंग की वजह से फॉरेस्ट, जो डेंस फॉरेस्ट उस टाइम पे था, उसका सबमर्जेंस हुआ था और इस रीजन में कोल रिजर्व बने हैं, राइट। तो ये जो रीजन है इंडिया के लिए बहुत ही यूनिक रीजन है जहां पे कोल और आयरन दोनों ही पाए जाते हैं। वर्ल्ड में ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी होते हैं दो कंपोनेंट्स, आयरन और कोल, दोनों एक ही साथ नहीं पाए जाते। लेकिन छोटा नागपुर प्लेटू में ऐसा पॉसिबल हुआ है। छोटा नागपुर प्लेटू में ऑलरेडी आयरन, लाइमस्टोन, मैंगनीज जैसे मिनरल्स मिलते हैं, प्लस यहाँ पे दामोदर वैली की रिफ्टिंग हुई है और वहां पे कोल रिजर्व मिल रहा है, इसलिए छोटा नागपुर प्लेटू के अराउंड कोल रिजर्व भी मिलता है, राइट। हम साउथ इंडिया में जब बात करेंगे तो धारवाड़ प्लेटू भी ऐसा है जहाँ पे आयरन के रिजर्व मिलते हैं, लेकिन वहां पे रिफ्टिंग नहीं हुए, वहां पे इस तरह के कोल रिजर्व नहीं पाए जाते। और इसीलिए जिस तरह की आयरन स्टील इंडस्ट्री पहले यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू में डेवलप हुई है, उतनी ही जल्दी और इतनी ही फुल फ्लेज में साउदर्न इंडिया के धारवाड़ साइड पे नहीं डेवलप हो पाई, क्योंकि वहां पे कोल की कमी थी, वहां पे कोल इंपोर्ट करना पड़ा, वहां पे हाइडल एनर्जी, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी उनको डेवलप करनी पड़ी और उसके बाद वहां पे आयरन स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो छोटा नागपुर प्लेटू हम देख सकते हैं आयरन एंड कोल एक साथ मिला है। अगर हम हमारे इंडिया के फायर प्लांट्स में देखें तो सेकेंड फायर प्लांट से यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ही एक्टिवली इंडस्ट्रियल आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने की स्ट्रेटेजी बनाई थी, राइट। रूरकेला, भिलाई, ये सारी जगह पे हमने आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने का ट्राई किया था। बट आयरनी इज दैट कि आज भी ये सारी इंडस्ट्रीज, ये छोटा नागपुर प्लेटू, इतने सारे मिनरल्स होने के बावजूद आज भी दिस इंडस्ट्रीज आर आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी अमॉन्ग द ओशन ऑफ पॉवर्टी, राइट। ये एक डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी के लिए क्वेश्चन है। ये रीजन इतने सारे मिनरल्स होने के बावजूद क्यों ये रीजन अभी भी इतना पुअर और अंडर डेवलप्ड है। छोटा नागपुर प्लेटू मैंने बताया थे राजमहल हिल एंड गरजात हिल्स। राजमहल हिल एंड गरजात हिल्स कोई सेपरेट हिल्स नहीं है, लेकिन छोटा नागपुर प्लेटू के जो नदर्न ईस्टर्न एज है, उसकी जो बॉर्डर है, वही बनती है राजमहल हिल्स, और छोटा नागपुर प्लेटू की सदर्न वेस्टर्न एज जो है वही बनती है गरजात हिल्स। तो राजमहल हिल्स और गरजात हिल्स आर कनेक्टेड टू छोटा नागपुर प्लेटू, उनकी ही एज है, उनके वो दोनों माउंटेन्स अलग रेंजेस नहीं है। छोटा नागपुर प्लेटू रेडियल ड्रेनेज है। रेडियल ड्रेनेज होना कि यानी कि कोई भी अपलैंड इस तरीके का होना कि उसमें से रिवर अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो ओरिजिनेट होती है, राइट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सर्कुलरली इस तरह से हर एक डायरेक्शन में वहां से रिवर्स ओरिजिनेट होती है। तो ऐसे रीजन को रेडियल ड्रेनेज मतलब वो रीजन रेडियल पैटर्न की ड्रेनेज धराता है, उसके पास है, वैसा कहा जाता है। यहाँ ऊपर से हम देखें, यहाँ पे ब्लू कलर का जो रीजन है वो छोटा नागपुर प्लेटू है। ऊपर एक रिवर की ट्रिब्यूटरी जाती है जिसे नॉर्थ कोयल रिवर कहते हैं। नॉर्थ कोयल रिवर सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वैसे नीचे एक रिवर है साउथ कोयल, वो ब्रह्मानी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कोयल से आप ये ना समझे कि वो एक ही रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नॉर्थ कोयल सोन की ट्रिब्यूटरी है और साउथ कोयल नीचे एक ब्रह्मानी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी, राइट। और सोन रिवर खुद एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो गंगा से मर्ज होती है नियर पटना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सुवर्ण रेखा यानी सुवर्ण रेखा रिवर, वो भी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। यहाँ पे निकलती है दामोदर या उसकी ट्रिब्यूटरी बाराकर। ये रिवर्स भी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू इस तरह से रेडियल ड्रेनेज जो है वो डिपिक्ट कर रहा है। नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, सुवर्ण रेखा एंड दामोदर रिवर। मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू मैंने पहले बताया था कि भले ही वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है, वेरी क्लोजर टू पूर्वांचल, लेकिन वो पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। मेघालय प्लेटू इज एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू का ही ये एक्सटेंशन है। मेघालय प्लेटू के 3 पार्ट्स किए गए, वहां पे 3 मेन हिल्स है और इसके हिसाब से उसके 3 पार्ट्स में डिवीजन होता है, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। ये नाम उनके ट्राइबल कम्युनिटी जो वहां पे रहती है उन्हीं के नाम से है, गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स एंड जैंतिया ट्राइब्स। गारो हिल्स पे ही नोकरेक सिचुएटेड है और खासी हिल पे उसका कैपिटल शिलोंग सिचुएटेड है। उसके बाद यहाँ पे पूर्वांचल और मेघालय प्लेटू के बीच में 3 रेंजेस हैं, मिकी, रेगमा और बरेल रेंजेस। ये भी मेघालय प्लेटू का ही एक्सटेंशन है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल। यहाँ पे ब्लू लाइन देख रहे हैं वो है कपिली रिवर। कपिली रिवर जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, वो इस मिकी, रेगमा, बरेल रेंज को
मेघालय प्लेटू से सेपरेट कर रही है। मेघालय प्लेटू को हमने कहा कि एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, तो फिर ये बीच में वो दोनों में सेपरेशन कैसे हुआ? हमने पहले देखा कि यहाँ पे था छोटा नागपुर प्लेट्यू, और छोटा नागपुर प्लेट्यू की नदर्न ईस्टर्न एज है राजमहल हिल्स, राइट। और इस राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू के यहाँ पे गारो हिल्स, उनके बीच में जो भी रीजन है, जो भी लैंडमास है, उसका सबमर्जेंस हुआ था, या फिर उसे कहते हैं डाउन वार्पिंग हुई थी, या सबसिडेंस हुआ था, और उसी की वजह से यहाँ पे एक गैप हो गई, और इस गैप में आज गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है। इस गैप को कहते हैं राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, राइट। तो इस गैप की वजह से मेघालय प्लेटू जो है हमारे पूरे मेन पेनिनसुलर प्लेटा से अलग हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस मालदा गैप। मेघालय प्लेटू को हम देखें, यहाँ पे गारो खासी जैंता हिल्स कुछ इस तरह से एलिनेटेड है, कुछ इस तरह से लोकेटेड है कि यहाँ से हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून विंड आते हैं उन्हें वो इफेक्टिवली ब्लॉक कर पाते हैं। वैसे उनकी हाइट इतनी भी ज्यादा नहीं है कि ज्यादा हैवी रेनफॉल दे पाए, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये जो हिल्स कुछ इस तरह से क्लोजली प्लेस लोकेटेड है कि जब विंड उनके बीच में से पास होता है फनेलिंग इफेक्ट आती है, यानी कि एकदम रोल होते हुए ये विंड इनके बीच में से पास होता है बहुत ही फास्ट, और इसीलिए मेघालय प्लेटू में बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होता है, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ द फनेलिंग इफेक्ट। अदरवाइज इतनी हाइट नहीं है कि वो यहाँ पे वेस्टर्न घाट की तरफ टोटली उनको ब्लॉक कर पाए। विंड्स यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पे रीच कर सकते हैं, यहाँ पे पहुंच सकते हैं मानसून विंड्स। या एक चीज और कि ये जो हमें पता है कि ये जो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे हमें पता है कि सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया में, राइट। इट्स द मोस्ट वेटेस्ट रीजन इन इंडिया। बट ये प्रॉब्लम है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन हिली रीजन है, यानी कि मानसून रीजन में जो भी कुछ बारिश होती है वो सीधी जो है नीचे चली जाती है, राइट। तो उनके पास जो वाटर स्टोरेज या इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं, यानी कि बड़े बड़े रिजर्वायर या टैंक उन्होंने बनाया नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मानसून में रेन होती है वो सारी ही रिवर्स में होते हुए समुद्र में चली जाती है, और जो मानसून सीजन या ड्राई सीजन होती है तब ये एरिया में वाटर शॉर्टेजेस होती है। तो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि इंडिया का जो वेटेस्ट रीजन है वो ड्राई सीजन में वहां पे वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट होती है। डेक्कन ट्रैप्स, जो डेक्कन प्लेट्यू है, हमने पहले देखा कि इंडियन प्लेट जब रियूनियन आइलैंड से पास हुई, और इसकी वजह से रियूनियन आइलैंड के पास जो भी हॉटस्पॉट एक्टिविटी थी उसकी वजह से बेसाल्टिक लावा ऊपर आया, और उसके लेयर पे लेयर बने, राइट। और इसकी वजह से हमारा डेक्कन ट्रैप्स यानी डेक्कन लावा प्लेट्यू बना। ट्रैप्स यानी स्टेप्स, ये जो लावा का जो लेयर्स थे वो अराउंड स्टेप्स की तरह बने, एक लेयर पे दूसरा लेयर पे तीसरा लेयर, राइट। तो इसकी वजह से ट्रैप्स कहते हैं, डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स ये जो रीजन है, ये लावा प्लेट्यू है, उस प्लेट्यू के इरोजन से जो सॉइल बनी है वो हमारी ब्लैक सॉइल, जिसे रेगूर सॉइल कहते हैं। इस सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉटन और शुगर कैन के कल्टीवेशन के लिए। हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे जब इंडियन सॉइल देखेंगे कि क्यों ये ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है शुगर केन और कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। पहले चलते हैं नदर्न डेक्कन, उसके मैं दो डिवीजन करूंगी, एक तो सतपुरा रेंज और उसके नीचे का महाराष्ट्र प्लेट्यू। सबसे पहले सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज मैंने पहले बताया कि वो विंध्यन की तरह कंटिन्यूस नहीं है, वो इस तरह से डिसकंटिन्यूस रेंजेस है, राइट। फोल्ड माउंटेन थी पहले, लेकिन अब फॉल्टिंग हो चुका है, और बीच में जो रिफ्ट वैली है नर्मदा, उसके बाजू का ये होस्ट है या ब्लॉक माउंटेन है। ये पहली जो उसकी रेंज है, मैं वेस्ट टू ईस्ट में जाऊंगी, जो गुजरात से निकलती है वो है राजपीपला रेंज। उसके बाद की सेकंड रेंज सतपुरा की वो है गाविलगढ़, महाराष्ट्र में है ये। उसके बाद की थर्ड रेंज महादेव एमपी में है, और फोर्थ माइकाल रेंज जो छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरह से गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक सतपुरा रेंज लोकेटेड है। अलग अलग डिसकंटिन्यूस रेंजेस राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव एंड माइकाल। इस सतपुरा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जो महादेव रेंज में लोकेटेड है। यहाँ पे और दो प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट लोकेटेड है। यहाँ मैकाल रेंज के नजदीक है अमरकंटक प्लेट्यू, और गाविलगढ़िया महादेव के नजदीक है बैतूल प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो दो इंपॉर्टेंट रिवर के सोर्स है। एक नॉर्थवर्ड जाती हुई सोन रिवर, जो मैंने कहा सोन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और दूसरी जो रिवर है वो है नर्मदा। नर्मदा रिवर यहाँ साउथ में से अमरकंटक प्लेट्यू में से निकलते अरेबियन सी से मिलती है, और सोन रिवर नॉर्थन साइड से ओरिजिनेट होती हुई गंगा में मिलती है।
बेतुल प्लेट्यू जो है इट्स अ सोर्स ऑफ तापी रिवर। बेतुल प्लेट्यू तापी यहाँ से निकलती है, रिफ्ट वैली में से पास होती है और अरेबियन सी में मिलती है अराउंड सूरत। बेतुल में एक्चुअली एक और रिवर भी ओरिजिनेट होती है, वैनगंगा, जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। प्रीलिम 2007 क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन अमरकंटक? दामोदर, महानदी, नर्मदा या तापी? दो रिवर निकलती है, सोन एंड नर्मदा। ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ नर्मदा का है, सो द आंसर विल बी सी, नर्मदा। उसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू एक शील्ड है, शील्ड होना यानी बहुत ही इरोडेड, एक ओल्ड प्लेट्यू होना, क्रिस्टलाइन रॉक से बना हुआ ये, लेकिन उसके ऊपर आज लावा का लेयर बन चुका है, बहुत ही ज्यादा लेयर्स लावा के इसके ऊपर आ चुके हैं। महाराष्ट्र स्टेट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न साइड पे सह्याद्री है, यानी कि वेस्टर्न घाट्स है, उसकी कुछ रेंजेस जैसे अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र और मेन वेस्टर्न घाट वो लोकेटेड है। और महाराष्ट्रन रीजन के ये जो ईस्टर्न साइड है उसे महाराष्ट्र प्लेट्यू कहते हैं, राइट। ये नीचे तेलंगाना प्लेट्यू और कर्नाटक प्लेट्यू से मर्ज हो जाता है। महाराष्ट्र प्लेट्यू जो है वो इस वेस्टर्न प्लेट्यू से यहाँ पे कम रेनफॉल है, थोड़ा सा अरिड रीजन है, और पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र से ये थोड़ा कम डेवलप रीजन है। इसे रीजनली यहाँ पे विदर्भा रीजन कहते हैं, जो आज हम न्यूज में पढ़ते हैं द फार्मर सुसाइड, वो इस विदर्भा रीजन में बनते हैं, राइट। साउथ डेक्कन के मैं दो पार्ट करूंगी, कर्नाटक धारवाड़ रीजन जो कर्नाटक में लोकेटेड है, तेलंगाना रीजन इन आंध्र प्रदेश। सबसे पहले कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक ये स्टेट का मैप है, उसके सबसे वेस्टर्न साइड पे देखेंगे तो पहले तो कोस्टल प्लेन आएगा, उसके बाद जो मलनाड लिखा है वहां पे आएंगे हमारे वेस्टर्न घाट्स। मलनाड का मीनिंग कर्नाटक में होता है हिली रीजन, और उसके बाद जो ईस्टर्न रीजन वो है मैदान यानी प्लेन्स। तो यहाँ पे प्लेन्स है और मलनाड यानी हिली रीजन है। उसके बीच में लोकेटेड है बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स की हाईएस्ट पीक है मुलनगिरी। बाबा बुदान हिल्स जो है वहां की टी, रबर या कॉफी और रबर प्लांटेशन के लिए बाबा बुदान हिल्स फेमस है। आपको पता होगा कि कर्नाटक इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे ये बाबा बुदान हिल्स और मलनाड रीजन में ये कॉफी प्लांटेशन होता है कर्नाटक में। और उसके नीचे है ये बेंगलोर प्लेट्यू। धारवाड़ प्लेट्यू, अब जैसे मैंने पहले बताया छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरह धारवाड़ रीजन जो है या धारवाड़ प्लेट्यू वो भी ओल्ड प्लेट्यू है। पहले कोई हिल्स होगा या फोल्ड माउंटेन्स होगी जिसका इरोजन होके आज ये प्लेट्यू बना है। और ये प्लेट्यू भी रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, मिनरल रिच ये प्लेट्यू है, राइट। अगर क्वेश्चन में आए कि विच इज द मोस्ट ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स इन इंडिया वेयर इट इज फाउंड, तो वो कहते हैं धारवाड़ प्लेट्यू। हमारे इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत ही इंसिडेंट रीजन है। हमने देखा था कि शिंगभूम रीजन, धारवाड़ रीजन और अरवली 3 प्रोटोकॉन्टिनेंट्स के कोलिशन से बना था, तो उसमें से ये धारवाड़ रीजन है। ये यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सिटी डिस्ट्रिक्ट है, कुछ सिटी भी है, शिमोगा, चिकमंगलूर, टुमकुर रीजन, चित्रदुर्ग रीजन। दिस रीजन आर इम्पोर्टेंट फॉर आयरन ओर। और एक यहाँ पे बेलारी है, बेलारी में भी आयरन ओर के लिए जानी जाती है। बेलारी से लेके महाराष्ट्र में यहाँ ऊपर रत्नागिरी रीजन है, वहां से इस बेलारी से लेके रत्नागिरी रीजन तक आयरन ओर की माइंस पाई जाती है। और बेलारी के पास है खेमानगुडी और कुद्रेमुख माइंस, दे आर फेमस फॉर आयरन ओर्स। इस कुद्रेमुख माइंस से मैंगलोर से वहां पे आयरन एक्सपोर्ट होता है। तेलंगाना प्लेट्यू, माइंड वेल मैं तेलंगाना प्लेट्यू की बात कर रही हूँ, एक ज्योग्राफिकल रीजन की बात कर रही हूँ, ना कि तेलंगाना स्टेट, राइट। तेलंगाना स्टेट सिर्फ यहां तक लोकेटेड है, यानी कि गोदावरी और कृष्णा तक तेलंगाना स्टेट है, बट जो हमारा प्लेट्यू है पूरा वो है नीचे आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पेनेरू रिवर तक लोकेटेड है, राइट। यानी तेलंगाना प्लेट्यू ऊपर सतमाला हिल्स से नीचे शेषाचलम हिल्स तक लोकेटेड है। ये आर्कियन बहुत ही पुराना प्लेट्यू है, राइट। प्लेट्यू होगा तो ऑब्वियसली पुराना हो, क्योंकि उसका इरोजन होने के बाद, कोई माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स का इरोजन होने के बाद प्लेट्यूज बनते हैं। उसका एवरेज एलिवेशन अराउंड 500 to 600 मीटर है। नॉर्दर्न साइड पे ज्यादा हाइट है, जैसे नॉर्थ टू साउथ जाएंगे हाइट कम होती जाती है। सॉरी, सदर्न पोर्शन इज हायर देन द नॉर्दर्न साइड, यानी शेषाचलम हिल्स इज हायर देन सतमाला रेंज। नॉर्थ में सतमाला, साउथ में शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स में से पेनेरू रिवर ओरिजिनेट होती है, राइट। और यहाँ पे शेषाचलम के पास में एक और रीजन है, रायलसीमा रीजन। इट्स वेरी अरिड रीजन, वहां पे रेन बहुत ही कम है।
राइट। ये आप देख सकते हैं कि तेलंगाना प्लेटू में से 3 इंपॉर्टेंट रिवर पास हो रही है, गोदावरी, कृष्णा और नीचे पेनेरू रिवर। ये रीजन में इतनी अच्छी सी रिवर पास होती है, राइट, तो एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा सा डेवलप होना चाहिए। लेकिन फिर भी तेलंगाना स्टेट अलग होने की डिमांड इसलिए हुई क्योंकि कुछ डेवलपमेंटल फॉल्टी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे अप्लाई की गई थी। आंध्र प्रदेश में जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया वो कॉन्सेंट्रेशन हुआ सिर्फ हैदराबाद या ज्यादा से ज्यादा विशाखापट्टनम में। ये रीजन पूरा तेलंगाना प्लेटू रीजन था, वो हमेशा इस इन्वेस्टमेंट से, इस डेवलपमेंटल प्रोसेस से हमेशा आइसोलेटेड रहा और इसीलिए यहाँ पे लोकल डिमांड्स बनती रही एक अलग स्टेट की। और इसीलिए आज ये तेलंगाना रीजन का नॉर्दर्न जो पोर्शन है अलग स्टेट एज ए तेलंगाना स्टेट बना है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स गुजरात से लेके केरला तक लोकेटेड है, लेकिन उसमें तमिलनाडु भी आएगा। माइंड वेल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ये सारे स्टेट से गुजरते हैं वेस्टर्न घाट्स। ऊपर हमने देखी थी कुछ उसकी आइसोलेटेड रेंज भी वेस्टर्न घाट के पार्ट है, अजंता, सतमाला, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है अनाईमुडी, उसमें कुछ पासेस है। वेस्टर्न घाट वैसे तो ओवरऑल बहुत ही कंटिन्यूस रेंज है, लेकिन 2 पासेस पाए जाते हैं। एक है थाल घाट यहाँ पे महाराष्ट्र में, जो मुंबई और नासिक के बीच में है, और है भोर घाट जो मुंबई और पुणे के बीच में है। और भी एक तीसरी पास है पाल घाट, वो हम सदर्न साइड पे चलेंगे तब उसका लोकेशन देखेंगे। वेस्टर्न घाट की कुछ रेनफॉल पैटर्न अलग बनती है। उसका रीजन ये है कि जो गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक की वेस्टर्न घाट रीजन जो है वो स्टीप है और नैरो है। उसके बाद जब वेस्टर्न घाट कर्नाटक में एंटर होती है तब ये ब्रॉड और उस लो लाइन हो जाती है, लो और जेंटल स्लोप के हिल्स बन जाते हैं और ब्रॉड हो जाती है। और जब केरला रीजन में आती है तब यहाँ पे आइसोलेटेड हिल्स है, अलग अलग सेपरेटेड हिल्स है। वैसे ये जो सदर्न हिल्स हैं ज्योग्राफिकली दे आर नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। जो नीलगिरी, पालिनी, अनामलाई, काडेमम, ये सारे हिल्स हैं यहाँ पे सदर्न साइड पे केरला में। ऐसा कहते हैं कि ज्योग्राफिकली दे आर नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो जब मानसून विंड यहाँ से हमारी अरेबियन ब्रांच इस तरह से इंडिया में एंटर होती है, जब महाराष्ट्र से जब एंटर होगी तब ये बहुत ही स्टीप स्लोप होने की वजह से उसके वेस्टर्न साइड पे यानी विंडवर्ड साइड पे बारिश दे पाएगी। ईस्टर्न साइड पे जाती वो रेन शेडो रीजन बन जाएगा, वो ड्राई हो जाएगी। लेकिन कर्नाटक में वो जाती उसके पास बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए होता है, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, लो है और बहुत ही ब्रॉड है, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए हमारे रेनफॉल विंड जा सकते हैं। केरला में ये होता है कि विंड्स अलग अलग रेंज के बीच में बहुत ज्यादा गैप्स है। जो रेंज ब्लॉक थोड़ी सी कर पाई वहां पे रेनफॉल दे दिया, लेकिन गैप में से गुजरती हुई अंदर चली जाती है और इसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं हो पाती। तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर किसी स्टेट को मिलती है तो वह कर्नाटका को। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये कर्नाटक, ये महाराष्ट्र की रेंज में वेस्टर्न घाट कुछ इस तरह से है, बहुत ही ज्यादा स्टीप है। जो रेनफॉल के जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून की विंड है, जैसे ही विंडवर्ड साइड पे चलते हैं फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होता है और यहीं पे वो बारिश देते हैं। लेकिन कर्नाटका में जो वेस्टर्न घाट है वो ज्यादा ब्रॉड है, उसकी हाइट कम है, इसीलिए इसके जो विंड पास होते हैं उसे एनर्जी मेंटेन करने का, उसका स्पीड मेंटेन करने का टाइम मिलता है और मॉइस्चर जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलप होती रहती है और ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल कर्नाटका में वो दे पाती है, राइट। तो और ये भी है कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि भोर घाट है, थाल घाट गैप्स है, कर्नाटक में ऐसी कोई गैप नहीं है। तो रेन बेरिंग विंड्स जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो एस्केप भी नहीं हो सकती बारिश दिए बिना। तो इसीलिए वेस्टर्न घाट रीजन में सबसे ज्यादा रेनफॉल कर्नाटका में आती है। वेस्टर्न घाट हमारी इकोलॉजी के लिए भी बहुत फेमस है। वेस्टर्न घाट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी ये खासियत है वेस्टर्न घाट की कि यहाँ पे वैसे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थोर्न फॉरेस्ट, सभी तरह के ट्रॉपिकल वेजिटेशन इस रीजन में पाई जाती है। ये जो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का ये जो जॉइंट है ये रीजन, वहां पे एक यूनिक फॉरेस्ट लोकेटेड जिसे सोला फॉरेस्ट कहते हैं। सोला फॉरेस्ट एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे बहुत ही यूनिक तरीके की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये जो सोला फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है, यानी कि माउंटेनियस रीजन पे लोकेटेड एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, राइट। और ये फॉरेस्ट कुछ अलग से है कि वो ग्रासलैंड पे है और वहां पे स्टंटेड ट्रॉपिकल ट्रीज पाए जाते हैं, बहुत ही यूनिक कंडीशन में अराउंड 2000 मीटर हाइट पे
ये शोला फॉरेस्ट बना हुआ है, वो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों रीजन में जो है वो एक्सपांड हुआ है शोला फॉरेस्ट। उसके बाद कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु रीजन के मीटिंग पॉइंट्स पे 3 एक्चुअली नेशनल पार्क्स हैं। कर्नाटक की साइड पे अगर आप यहाँ पे देखें तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, केरला की साइड पे वेनाड और मुदुमलाई नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। बहुत ही क्लोजली पे तीनों नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। ये तीनों नेशनल पार्क जो है वहां पे अगर हम उनकी कंबाइंड लेपर्ड की पॉपुलेशन देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन इन रीजन में पाई जाती है। और इतना ही नहीं, इस रीजन में लेपर्ड, टाइगर्स और वाइल्ड डॉग्स तीनों की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। और ऐसा रेयरली होता है कि ऐसे 3 प्रेडेटर्स यानी टाइगर्स, लेपर्ड्स और वाइल्ड डॉग्स एक ही साथ में पाए जाते हैं। वैसा इस रीजन में बना हुआ है और इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, तीनों नेशनल पार्क एक दूसरे से कनेक्टेड होने की वजह से बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट यहाँ पे बना है। वहां पे एनवायरमेंट उनके लिए एक बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरमेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। प्रे की पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा है जिसके वो लोग सर्वाइव कर पाए और इसीलिए ये रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बायोडाइवर्सिटी। आप इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए आप ये सर्च कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या होता है देखते हैं। तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट रीजन में टी और कॉफी की प्लांटेशन होती है। कर्नाटका में हमने देखा रबर और कॉफी, कैश्यू नट्स की प्लांटेशन होती है एंड केरला में हिली रीजन में स्पाइसेस की प्लांटेशन होती है। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस, जैसे वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस रेंजेस सिर्फ थोड़े से गैप्स है लाइक थालघाट, भोरघाट और पालघाट। ईस्टर्न घाट्स बहुत ही डिसकंटिन्यूस है, प्लस ये लोअर भी है। जितना वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है और हायर है, स्टीप है, वैसा वेस्टर्न घाट्स में नहीं है, बहुत ही लो लाइंग ये रीजन है, लोअर देन वेस्टर्न घाट्स। उसके में ये जो नंबर्स उस हिसाब से अलग अलग हिल्स के नाम दिए गए। फर्स्ट ये है उसके नॉर्दर्न किरकास कहते हैं। सेकेंड रेंज जो यहाँ पे उसे नलामल्ला रेंज कहते हैं। उसके बाद है पालकोंडा रेंज, देन फोर्थ इज जावादी रेंज एंड द फिफ्थ इज शेवरोय रेंज। यानी नॉर्दर्न किरकास या शेवरोय आर ईस्टर्न घाट्स। ये अलग अलग डिसकंटिन्यूअस रेंजेस के अलग अलग नाम है। ईस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक है अरमाकोंडा। ईस्टर्न घाट्स में लेटेराइटिक सॉइल डेवलप हुई है। इंडियन सॉइल में हम देखेंगे लेटेराइटिक सॉइल कैसे बनती है, बट अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि जब कोई रीजन में कंटिन्यूस वेट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है, यानी कुछ सीजन है बहुत ज्यादा बारिश होती है और फिर ड्राई सीजन होती है, अगर वो सॉइल या वो लैंड अपलैंड है या फ्लैट लैंड है तो उसमें ये होता है कि वो सॉइल की लीचिंग होती है। यानी लीचिंग होना यानी कि उसके ऊपर के सॉइल में जो सिलिका होती है वो नीचे चली जाती है और ऊपर के लेयर में आयरन रह जाता है और ऐसी सॉइल बनाती है लेटेराइटिक सॉइल। जनरली जहां पे भी लेटेराइटिक सॉइल होती है वो रिजर्व होती है बॉक्साइट की और इसीलिए ईस्टर्न घाट पे बहुत ज्यादा बॉक्साइट के रिजर्व पाए गए हैं। यहाँ के कुछ रेंजेस उस बॉक्साइट डिपोजिट के लिए जानी चाहती है, जैसे कि 1 नंबर पे यहाँ पे लिखा है वो मलयगिरी, नियमगिरी, थर्ड है बफलाई माली और फिफ्थ है पंचपट माली। ये सारी हिल्स जो है वो अपने बॉक्साइट रिजर्व के लिए जानी जाती है। अभी जो न्यूज में है पॉस्को प्लांट जो बॉक्साइट की माइनिंग करने वाला और इट्स क्वाइट कंट्रोवर्शियल, वो नियमगिरी हिल्स पे उसकी माइनिंग की प्लांट जो है वो ओपन करना चाहता है। देन सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, मैंने पहले बताया कि सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स ना ही वेस्टर्न घाट का पार्ट है जोग्राफिकली, ना ही ईस्टर्न घाट का पार्ट है, राइट। फर्स्ट यहाँ पे है वह नीलगिरी, उसके बाद सेकंड नंबर पे अनामलाई हिल्स, थर्ड नंबर जो हॉरिजॉन्टली है वो है पालनी हिल्स और लास्ट है कार्डेबम हिल्स। पालघाट गैप है यहाँ पे वेस्टर्न घाट के, मैंने देखा वेस्टर्न घाट के अराउंड, तो पालघाट गैप नीलगिरी और अनामलाई गैप के बीच में है। एक और गैप है शैनकोटा गैप, वो शैनकोटा गैप कार्डेमम हिल्स के बीच में ही है, यानी पूरी गैप कार्डेमम हिल्स के अंदर है। नीलगिरी और अनामलाई के बीच में है पालघाट गैप। कुछ हिल स्टेशन का आप याद रख सकते हैं, ऊटी जो है वो नीलगिरी में लोकेटेड है, मुन्नार जो हाई स्टेशन है वो यहाँ पे अनामलाई में लोकेटेड है और कोडाईकनाल वो पालनी हिल्स में लोकेटेड है। 2005 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? नलामला, नीलगिरी, जावादी, अनामलाई हिल्स। अब नलामला और जावादी हमने ईस्टर्न घाट में देखा था, राइट, और नीलगिरी अनामलाई सदर्न कॉम्प्लेक्स में।
राइट। लेकिन अभी हमने देखा कि नीलगिरी जो है वो ऊपर है, अन्नामलाई नीचे है। ईस्टर्न घाट में ये था कि नलामला ऊपर थी, जावादी नीचे थी। तो हमें ये पता है कि नलामला नॉर्थ में आएगी, जावादी साउथ में आएगी, नीलगिरी नॉर्थ में आएगी और उसके साउथ में अन्नामलाई आएगी। लेकिन कंबाइनली इनकी नॉर्थ टू साउथ क्या होगी, यानी कि ये शायद सच हो सकता है। सेकंड, अन्नामलाई, जावादी, नीलगिरी, नलामला, ये करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि नीलगिरी से नीचे है अन्नामलाई, राइट, और जावादी से नीचे है, जावादी नलामला के नीचे है, यानी ये ऑप्शन हम रॉन्ग कर सकते हैं। नलामला, जावेदी, नीलगिरी, अन्नामलाई, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीलगिरी और ये अन्नामलाई सही आंसर। नलामला के नीचे ही जावादी है, तो ये भी सही हो सकता है। अन्नामलाई, नीलगिरी, जावादी, नलामला, नलामला, अलाईमलाई जो है नीलगिरी के साउथ में है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कंबाइनली अगर हम देखें तो नलामला यहाँ आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, देन नदर्न तमिलनाडु में जावादी लोकेटेड है, उसके नीचे है नीलगिरी और उसके नीचे है अन्नामलाई, राइट। तो ऑप्शन होगा सी, नलामला, जावादी, नीलगिरी एंड देन अन्नामलाई। 2008 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन से आप समझिए आप किस तरह से कि आपको ये सारे हिल्स तैयार करना है, नॉर्थ टू साउथ करना है, कौन कौन से स्टेट में ही लोकेटेड है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सी ऐसी हिल है वो पूरे एक ही स्टेट में लोकेटेड है, राइट। हमने देखा कि विंध्यन जो है गुजरात से लेकर बिहार तक है, इवन सतपुरा जो है गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट में से इस तरह की हिल्स पास होती है, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट्स? अन्नामलाई हिल्स, कार्डेमम हिल्स, नीलगिरी हिल्स या शेवरो हिल्स। नाउ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स आर मीट एट नीलगिरी हिल्स, दोनों नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। 2005 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट, यानी कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें फाइंड करना है। वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली लोअर इन नदर्न रीजन। अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र साइड या नदर्न साइड ज्यादा हायर है, ज्यादा स्टीपर है। कर्नाटक एक साइड आते ही वेस्टर्न घाट ज्यादा ब्रॉडर हो जाता है, ज्यादा कम हाइट हो जाती है उसकी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अन्नाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट, वो हमने अभी देखा, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तापी रिवर लाई साउथ ऑफ सतपुरा, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। विंध्यन और सतपुरा के बीच में से नर्मदा पास होती है और सतपुरा के सदर्न साइड से, सदर्न जो रिफ्ट वैली, वहां से तापी पास होती है। सो सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डी, नर्मदा एंड तापी रिवर वैली आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा ए। पेनिनसुला का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इंडिया में? सबसे पहले तो ये सबसे ओल्ड प्लेट्यू है, इसे सबसे स्टेबल प्लेट्यू है। स्टेबल प्लेट्यू होना यानी कि इसके नीचे कोई भी कन्वेक्शन सेल एक्टिवेट नहीं है, राइट। तो इसीलिए ये रीजन में अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये बहुत ही टेक्टोनिकली यानी प्लेट टेक्टोनिकली बहुत ही कम एक्टिव रीजन होता है। यहाँ पे रिच मिनरल्स पाए जाते हैं। हमने देखा छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया या धारवाड़ रीजन हो गया, धारवाड़ प्लेट्यू। यहाँ पे आयरन ओर, लाइमस्टोन, मैंगनीज और बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। इवन 90% ऑफ गोंडवाना कोल्स जो है वो भी हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू से पाया जाता है। पेनिनसुलर रीजन है, मैंने पहले बताया कि वो लावा प्लेट्यू जहां पर है वहां पे हमारी ब्लैक सॉइल डेवलप हुई है, जिसे रेगूर सॉइल कहता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रॉपिकल क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड कॉटन कल्टिवेशन। उसके अलावा हमने देखा वेस्टर्न घाट पे बहुत ज्यादा अलग अलग क्रॉप्स की प्लांटेशन होती है, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस, कैश्यूज। कैश्यूज में इंडिया जो है नंबर 1 प्रोड्यूसर है और नंबर 1 कंज्यूमर भी है। तो हमने प्लेट्यूज को कंप्लीट कर दिया, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने कंप्लीट किया। नाउ विल मूव टुवर्ड कोस्टल प्लेन्स। इंडिया के कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो ऊपर गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ से लेकर पूरा गुजरात कोस्ट और ईस्टर्न साइड में सुंदरबन एरिया तक हमारा कोस्टल रीजन लोकेटेड है। उसके मैं 2 डिवीजन करूंगी स्टडी पर्पज के लिए। फर्स्ट इज आई डिवाइडेड इज वेस्टर्न कोस्ट और सेकंड एज ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं दोनों कोस्टल रीजन को कंपेयर करूं तो मैं देखूंगी कि वेस्टर्न कोस्ट काफी नैरो है और ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा ब्रॉडर है, राइट। उसका रीजन यह है कि वेस्टर्न कोस्ट के बहुत ही कोस्टल ज्यादा नजदीक में वेस्टर्न घाट कंटिन्यूसली पास हो रही और इसीलिए यहाँ पे जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है बहुत ही नैरो यहाँ पे लैंड बचा हुआ है।
लेकिन हमने देखा कि ईस्टर्न घाट्स जो है डिसकंटिन्यूस है, राइट। तो वो ज्यादा अंदर भी है और डिसकंटिन्यूस होने की वजह से हमारा ईस्टर्न कोस्ट का जो प्लेन है वो ज्यादा ब्रॉड बन चुका है। यहाँ पे ये होता है कि वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे लोकेटेड है और वेस्टर्न घाट की विंडवर्ड साइड या वेस्टर्न एज पे ज्यादा बारिश होती है। जैसे ही हमारे नॉर्थ वेस्ट मानसून यहाँ से पास होता है, वेस्टर्न साइड पे या वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी छोटी रिवर्स और स्ट्रीम पास होती है जो सीधे ही अरेबियन सी से मिलती है। और इन रिवर्स की लेंथ इतनी कम होती है, सिर्फ यहाँ से वेस्टर्न घाट से निकलते ही सीधे वो अरेबियन सी में मिल जाती है, इसीलिए उनके पास इरोजन करने का टाइम नहीं होता, इरोजन नहीं होता ज्यादा, तो उनके पास ज्यादा एल्यूवियल भी नहीं होता और इसलिए यहाँ पे ये सारी रिवर्स कभी डेल्टा नहीं बना पाते, राइट। मैंने जब एस्चुरी का मीनिंग बताया था तब ये बताया था कि जो भी रिवर्स का डेल्टा इलोंगेटेड होता है, ज्यादा एल्यूवियल वो कलेक्ट नहीं कर पाती, उसका बेस थोड़ा सा सी के नीचे होता है, समंदर के लेवल के नीचे होता है, यानी कि वो जितना एल्यूवियल डिपोजिट करेगी सी वेव्स उसे इतना ही उसे वापस इरोड करते जाएंगे। तो ऐसे डेल्टा को एस्चुरीज कहते हैं। हमारी वेस्टर्न कोस्टल पे जो भी रीजन्स पे जो रिवर पास होती है वो डेल्टा नहीं, इस तरह की इलांगेटेड एस्चुरीज बनाती है। लेकिन ये रीजन इसीलिए पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कोस्ट में सबसे पहले गुजरात कोस्ट की बात करते हैं। द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, गुजरात कोस्ट। दो गल्फ है यहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। इंपॉर्टेंट रिवर्स गल्फ ऑफ खंबात में मर्ज होती है गुजरात की साबरमती, मही, नर्मदा एंड तापी, राइट। काठियावाड़ रीजन की बात करें तो वहां पे रेडियल ड्रेनेज है, जैसा हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखा था। काठियावाड़ पेनिनसुला के बीच में से आप देखिए अलग अलग रिवर्स यहाँ से स्प्रेड होती है रेडियली, तो काठियावाड़ पेनिनसुला में रेडियल ड्रेनेज है। यहाँ नीचे से मैं साउथ गुजरात से आइलैंड्स की अगर काउंटिंग करने की शुरुआत करूं तो एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है नर्मदा के माउथ पे आलिया बेट, वहां पे आज पेट्रोलियम रिजर्व पाया गया है। उसके बाद यहाँ जामनगर कोस्ट पे पिरोटन आइलैंड है। पिरोटन आइलैंड इज द सिंगल मोस्ट मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया और पिरोटन आइलैंड अराउंड 42 आइलैंड से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 आइलैंड पे जाने की परमिशन है और 2 आइलैंड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है वहां पे विजिट। वो वहां की वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ह्यूमन लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे कुछ बहुत ही डेंजरस स्पीसीज पाई जाती है स्नेक्स की, रोडेंट्स की। यानी कि रोडेंट्स भी ऐसे हैं जो मैन ईटिंग रोडेंट्स है, रोडेंट्स यानी बड़े से रैट्स। स्नेक्स भी बहुत ही पतले रस्सी जैसे दिखते हैं लेकिन दे आर वेरी वेरी पॉइजनस स्नेक्स। एंड्स और कुछ इंसेक्ट्स इस तरह के मैन ईटिंग या बहुत ही डेंजरस स्पीसीज इस पिरोटन आइलैंड में पाई जाती है, इसलिए और दूसरे आइलैंड्स पे जाना रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद नीचे काठियावाड़ प्लेटू पे देखेंगे तो दीव लोकेटेड है। हमें याद रखना है कि दीव इज एन आइलैंड, राइट। दमन और दीव में से दमन आइलैंड नहीं है लेकिन दीव एक आइलैंड है। उसके बाद कच्छ रीजन में बहुत सारे आइलैंड्स लोकेटेड है, बैदर, कोरा, करुम्बार, राइट, इन गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पे सरक्रीक जो है वो लोकेटेड है, वहां पे आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच वहां पे कॉन्ट्रोवर्शियल चल रहा है। जो डॉटेड लाइन मैंने की है वो है कल्पसर योजना जो गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट करने वाली है या फिर उनका प्लानिंग है। कल्पसर ये जो योजना है वो इट इज अबाउट कनेक्टिविटी और उसका एग्रीकल्चर भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंस है। एक तो कि ये साउथ गुजरात को काठियावाड़ से जो है कनेक्ट करती है, ट्रैवलिंग टाइम्स में कम हो जाएगा। काठियावाड़ रीजन जो गुजरात का कंपेरेटिवली कम डेवलप्ड रीजन है, उस रीजन को यहाँ पे साउथ गुजरात और मुंबई से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। प्लस और एक चीज यहाँ पे बन रही है कि गल्फ ऑफ खंबात जो है वहां से जो सी वाटर एंटर हो रहा है, इसकी वजह से हमारे गुजरात के जो अंदर के गल्फ ऑफ खंबात से कोस्टल एरिया जो लोकेटेड है वहां पे समंदर का पानी जा रहा है, कोस्टल एरिया को वो इरोड कर रहा है और साथ ही में इस पूरे एरिया को सलाइन कर रहा है। इसकी वजह से अगर हम इस कोस्टल एरिया में देखें तो उनके ग्राउंड वाटर का पानी सलाइन हो चुका है और ये एग्रीकल्चर के लिए डेट्रीमेंटल है। तो इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट यहाँ पे ये बैरेज बनाना चाहती है, जिसकी वजह से ये सी का वाटर गल्फ ऑफ खंबात में एंटर न कर पाए और ये सारी रिवर जो है साबरमती, मही, नर्मदा, तापी, उनका जो एल्यूवियल या सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे इकट्ठा हो पाए और ये जो पूरी सॉइल है उसका इरोजन कम हो, उसकी सैलिनिटी कम हो और ये यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो है वो प्रोटेक्शन हो पाए। तो दिस इज अबाउट द कल्पसर योजना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, केरला का एक कोस्टल प्लेन,
बहुत ही नैरो रीजन है ये। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये है वेमनाड लेक। वेमनाड लेक, ये जो यहाँ पे आगे एक हिल है अन्नामलाई हिल्स, यहाँ से केरला की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर पेरियार रिवर यहाँ से निकलती है और वेमनाड लेक के माउथ पे यहाँ पे वो मर्ज होती है। कोस्ट रीजन में इस वेमनाड रीजन के अराउंड अगर हम देखें तो अंदर की साइड पे यहाँ पे एक लेक अंदर की साइड पे और एक स्पीड बार यहाँ पे आगे लोकेटेड है। अंदर की साइड पे अगर देखें तो एर्नाकुलम सिटी लोकेटेड है और इस वेमनाड लेक के बाहर की बाजू ये बार पे अगर हम देखें तो कोची पोर्ट है, राइट। तो वेमनाड लेक के इंटीरियर साइड पे एर्नाकुलम, बाहर की साइड पे कोची पोर्ट है, राइट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा ब्रॉडर है। हमने देखा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स के यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टास बने, स्टार्टिंग फ्रॉम महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा। इन सभी रिवर से यहाँ पे बड़े बड़े डेल्टास क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले मैं ओडिशा कोस्ट के बारे में बात करूंगी। ईस्टर्न कोस्टल एरिया में ओडिशा कोस्ट ये है और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगी नदर्न साइड से। तो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड इज अ मिसाइल टेस्टिंग साइट ऑफ डीआरडीओ या इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद आती है यहाँ पे महानदी रिवर। महानदी रिवर का ये डेल्टा है, राइट। उस डेल्टा के बाद नीचे एक लेक है, चिल्का लेक। इट इज द बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया, फ्रेश वाटर लेक है ये। उसके बाद महानदी रिवर के नीचे एक छोटी सी रिवर पास होती है, ऋषिकुल्या रिवर्स। इस ऋषिकुल्या रिवर का जो माउथ है उसे गंजम कोस्ट कहते हैं और ये गंजम कोस्ट जो है वो ऑलिव रिडली टर्टल्स के मास हैचिंग के लिए जाना जाता है। आगे लेक्चर में बताऊंगी इस ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में और इस कोस्ट का इंपॉर्टेंस जब हम रिवर्स में देखेंगे। उसके बाद आंध्रा कोस्ट। आंध्रा कोस्ट में सबसे पहले मैं नॉर्थ से साउथ में जब जाऊंगी तब गोदावरी और कृष्णा दोनों का यहाँ पे डेल्टा क्रिएट हुआ है और उस डेल्टा के बीच में एक स्क्वीज हुआ है, एक लेक, कोलेरू लेक, फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद नीचे है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक के आगे भी एक स्पीड बार है, वहां पे श्री हरिकोटा आइलैंड है जहां पे इसरो की रॉकेट लॉन्चिंग साइट है, राइट। सो व्हीलर आइलैंड मिसाइल लॉन्चिंग साइट है एंड श्री हरिकोटा आइलैंड इसरो की रॉकेट लॉन्चिंग साइट है। उसके बाद तमिलनाडु कोस्ट। इस कोस्ट में विंटर में भी बारिश होती है, कुछ अलग रीजन से होती है वो हम आज देखेंगे। यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ बहुत सारी रिवर पास होती है, जैसे नॉर्थ में पलार रिवर, चावादी और शेवरॉय तमिलनाडु में लोकेटेड है। उसके बाद कावेरी रिवर, उसका डेल्टा एंड लास्ट में यहाँ पे वैगे रिवर जो कार्डेमम हिल से निकलती है। यहाँ पे इस तमिलनाडु कोस्ट और श्रीलंका के बीच का अगर हम रीजन देखें तो वहां पे है पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड के ऊपर यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट है धनुषकोडी। इट इज द लास्ट पॉइंट इन इंडिया। इस पंबन आइलैंड के ऊपर अगर हम देखें तो पाल्क पे है, नीचे जाएंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। और राम सेतु का जो इश्यू चल रहा है काफी पुराना, उसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो प्लीज फाइंड इट। और ये भी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिया। नदर्न माउंटेन्स हमने देख लिए, हिमालय, पूर्वांचल, ट्रांस हिमालयस, नदर्न प्लेन्स, इंडस, गंगा यमुना प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेटू के 8 डिविजन्स के हमने पूरे हिल्स के साथ हमने स्टडी किया। कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने स्टडी किया। सो नाउ विल स्टडी द रिवर्स ऑफ इंडिया।